चलिए, एयरफोर्स, टीजीटी साइंस और एनडीए की फ़िज़िक्स को हम लोग इन वीडियोस में क्लियर कर रहे थे और वन बाय वन करके हम ये कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल्स के माध्यम से उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचा जा सके। वैसे इसका सही तरीका ये नहीं है, सही तरीका तो ये है कि हम आपको पहले चैप्टर पढ़ाएं और उसके बाद हम आपसे न्यूमेरिकल करवाएं। लेकिन जिस तरह से जो टाइम है इस समय, आगे कुछ महीनों में हो सकता है बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं हो जाएं, तो हम प्रैक्टिस के माध्यम से चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग चाहें तो उसी हिसाब से अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं और 2-3 न्यूमेरिकल्स में ही लगभग चैप्टर मोस्टली ख़त्म कर लिया जाएगा। पूरा तो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर चैप्टर उसी में ख़त्म कर लिया जाएगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल उठाते हैं और उस न्यूमेरिकल के अंतर्गत क्या क्या हम सीख सकते हैं, क्या उस न्यूमेरिकल के आगे पीछे पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम समझते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमारे पास लिखा हुआ है, 2 रेलगाड़ियां हैं और दोनों की स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। इस तरह से 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आ रही हैं, दोनों की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी भी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, इसकी भी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दोनों में स्वाभाविक है कि दोनों में पैसेंजर्स होंगे और एक पैसेंजर, कोई एक गाड़ी सीटी बजाती है, एक गाड़ी कोई सीटी बजाती है। मान लीजिए ये गाड़ी सीटी बजाती है और यहाँ जो बैठा हुआ है कोई आदमी, वो आदमी इस फ्रीक्वेंसी को 700 हर्ट्ज जो है एक्सपीरियंस करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए कि इस ट्रेन ने रियली कितनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट की थी, इस ट्रेन के हार्न ने वास्तव में कितनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट की थी। ऑप्शंस हमारे पास हैं 650, 620, 650, 620, 700, 675। ये 720 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 2 ट्रेन हैं, एक ये ट्रेन आ रही है, एक ये ट्रेन आ रही है। इनकी भी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और ये भी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे इस गाड़ी ने हार्न बजाया है और यहाँ पर बैठे हुए किसी चालक ने या किसी पैसेंजर ने ये नोटिस किया है कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आई है वो फ्रीक्वेंसी 700 हर्ट्ज है। क्लियर, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तव में इस हार्न की क्या फ्रीक्वेंसी रही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, ये बात आपको मालूम ही होगी कि जो सुनता है उसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, ये जो है समरी है डॉपलर इफेक्ट की, जो छोटे छोटे वहाँ पे टर्म आएंगे, उन टर्म को हम समझेंगे यहाँ से। और जो साउंड क्रिएट करता है उसे हम सोर्स कहते हैं। तो अगर जो इस ट्रेन की स्पीड है उसको हम Vs से दिखा सकते हैं, इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ सोर्स, और इसको हम Vo से दिखा सकते हैं, इसका मतलब हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। और जो साउंड चल रही है उसकी स्पीड को हम V से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि चूंकि ट्रेन कंटिन्यूअसली एक दूसरे की ओर आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो हार्न होगा, जो हार्न का साउंड होगा, वो जैसे जैसे इसकी तरफ जाएगा वैसे वैसे उसको तेज सुनाई देगा हार्न। यानी ये वाली जो फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है ना, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। तो एक बात इससे समझ आ जाती है, जैसे मान लीजिए आप ही हैं और कोई कार आपकी तरफ हार्न बजाती हुई आ रही है, तो जितना आपके समीप आती जाएगी हार्न उतना ही तेज होता जाएगा, हार्न उतना ही श्रिल होता जाएगा, तीखा होता जाएगा।
तो डेफिनेटली ये जो 700 हर्ट्ज़ पहुंच रही है ये बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये आंसर तो कतई नहीं हो सकता, जो भी आंसर होगा वो 700 से छोटा ही होगा। ठीक है, अच्छा 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, ये आप हर्ट्ज़ में पढ़ रहे हैं 700 हर्ट्ज़, इसका मतलब ये एसआई है, लेकिन ये एसआई नहीं है। यहाँ पर आप किलोमीटर पर आवर में स्पीड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस स्पीड को मीटर पर सेकंड बना लीजिए। 72 5/18 तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और ये भी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चाहिए। मैं बात कर लूँगा अभी थोड़ी देर बाद में या अगले वीडियो में, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब क्या होता है, क्या हम कहना चाहते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। तो एक बहुत जनरल फार्मूला चलता है, ये हमारा कोई सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर को याद करने के बाद में पूरा डॉपलर इफेक्ट, जितना भी साउंड से रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट है, पूरा से पूरा का पूरा साउंड से रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्पीड को हम कहेंगे vs, इसकी स्पीड को हम कहेंगे vo। तो यहाँ से जो कहा जाता है गेन्ड फ्रीक्वेंसी या आभासी आवृत्ति भी आप बोल सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी इस समय गेन्ड होगी किसके द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा, दैट इज n डैश। n डैश इक्वल टू n ऑफ v माइनस vo बाई v माइनस vs। बहुत इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसी कंक्लूजन से जितना भी साउंड का डॉपलर इफेक्ट है, कुछ भी, सब इसी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला इसके लिए आया हुआ है। इन फिगर्स का अगर एरो चेंज होगा तो यहाँ के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सपोज करिए कि ये जो ट्रेन हार्न बजा रही है, ये इधर दूर भगती चली जाए, तो ये वाला माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस करना पड़ जाएगा। ऐसा इसमें भी हो सकता है कि ये ऑब्जर्वर जैसा ये केस देख रहे हो आप, कि ट्रेन इधर आ रही है और जो ट्रेन, दूसरी ट्रेन का आदमी सुन रहा है वो इधर आ रहा है, मतलब इसका निशान इधर है, मतलब इसको भी माइनस होना चाहिए, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं और ये याद कर लेते हैं तो सारा का सारा मामला इसी में ख़त्म हो जाएगा, बाकी कुछ बचेगा नहीं। अब आप उसी को यहाँ लगाते हैं। जो मिली है वो है 700। ठीक है, जो मिली है वो है 700, जो निकालनी है या जो ओरिजिनल है वो n है, और ये है v माइनस स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने दे रखी है 330, v इन्होंने दे रखी है 330 मीटर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे आप सेट करेंगे इसको 330 v माइनस। अब देखो फार्मूले में माइनस है v0, लेकिन उस समय जब ये ऑब्जर्वर उधर जा रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है, तो जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये माइनस v0 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, और v0 और vs दोनों सेम है 20 बाई v माइनस vs। तो vs माइनस का चिन्ह देख लेते हैं, सेम एरो है, कोई चेंज नहीं होगा, ये भी 20 हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आने वाला है 700 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 350 बटा 310, ये 2 टाइम होगा और ये 620 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये 620 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इस पर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं।
क्या काम कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं एन डैश इक्वल टू एन ऑफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ये फॉर्मूला हमने ले लिया, ठीक है। इस फॉर्मूले का जो सिंबल था वो ये था, ये हमारा सोर्स था और ये हमारा ऑब्जर्वर था। अब अगर हम ऑब्जर्वर को इधर मूव कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ऑब्जर्वर अगर उधर ही बना रहे और इस सोर्स को इधर मूव कर देते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर इसी में हम कहें कि नहीं ऑब्जर्वर को हम रोक देते हैं, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर अगर विरामावस्था में है तो ये ऑब्जर्वर 0 हो जाएगा। तो यही ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अगर ऑब्जर्वर एट रेस्ट है तो इसको 0 कर देंगे, एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, है ना। इसी तरह से कभी सोर्स एट रेस्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रेन कभी स्टेशन में खड़ी है, हार्न बजा रही है और हम तेज़ी से स्टेशन की तरफ भागे चले जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो साउंड क्रिएट कर रहा है सोर्स वो विराम अवस्था में है, वो रुकी हुई है गाड़ी और हम दौड़ रहे हैं उसकी तरफ, सोर्स एट रेस्ट। तो अगर सोर्स एट रेस्ट की बात करेंगे तो एन डैश इक्वल टू आ जाएगा एन वी, और मान लो हम ट्रेन की तरफ भाग रहे हैं या इसी कंडीशन में अगर हम इसको रोक दें तो ऐसी दशा में तो बेटा आप ट्रेन से दूर भाग रहे हो तो ये ऐसे ही बना रहेगा और बटा वी। क्या आपको बात समझ में आ गई? एन डैश इक्वल टू एन ऑफ वी माइनस वी नॉट बाई वी। ठीक, हम आपको इससे ये समझाना चाह रहे थे कि साउंड का डॉपलर इफेक्ट बस इसी सूत्र से खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, आप देखिए। लिखा है जब कोई इंजन स्थिर स्रोता से दूर जाता है आप कल्पना करिए, जब कोई इंजन स्थिर स्रोता से दूर जाता है मतलब ट्रेन हमसे दूर जा रही है। अब हम यहां खड़े हुए हैं और ट्रेन हमसे दूर जा रही है, ये कहीं ट्रेन है और ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ है हमारा। ये ऑब्जर्वर से जितना ट्रेन ये दूर जाएगी उसको हार्न कम ही तो सुनाई देगा, हार्न ज़्यादा तो नहीं हो सकता, कम ही होगा। दूसरी चीज़ ये रुका हुआ है और जो इसको फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। कम इसलिए होगी क्योंकि ये साउंड लगातार उससे दूर जा रहा है। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है इंजन की सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 6/7 गुना प्रतीत होती है, इंजन की चाल क्या होगी? जो एन डैश है दैट इज 6/7 टाइम्स ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड दिया है यहाँ पे 330 मीटर पर सेकेंड और हमसे पूछता है इंजन की स्पीड क्या होगी, और ऑब्जर्वर तो एट रेस्ट है ही। बस ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हम ले लेते हैं 50, 52, 55, 57। 50 मीटर पर सेकेंड, 52 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड और 57 मीटर पर सेकेंड, ये इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एन डैश इक्वल टू एन ऑफ वी माइनस वी नॉट बाई वी माइनस वी एस। एक बात तो आंखें बंद करके, स्थिर श्रोता मतलब जो ऑब्जर्वर है वो एट रेस्ट है। अगर ऑब्जर्वर एट रेस्ट है तो इस टर्म का काम ही खत्म हो गया। अब हम सिर्फ इसमें देख लेते हैं कि यार इसका सिंबल क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे एरो थे आपके, ये यहाँ पे कोई सुनने वाला था श्रोता, है ना, ये भाग रहा था उधर, तो इसकी तो इस समय बात ही नहीं है कोई, ये तो 0 है। लेकिन इस फार्मूले में जो सोर्स था वो इसकी तरफ जा रहा था, यहाँ पे ये जो सोर्स है ये इससे दूर जा रहा है,
इसका मतलब इसका चिन्ह बदलेगा, तो इसका चिन्ह अगर बदलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। और वैसे भी समझो कि नीचे जब हर को बड़ा करेंगे तभी तो एन डैश छोटा होगा। ठीक, अब समझिए इतना सा हमें सॉल्व करना है। एन डैश हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें और मिर्च मसाला लगा सकते हैं, अरिथमेटिक वाला जिस तरह से लगाया जाता है। 6/7 यानी ओरिजिनल 7 रही होगी और जो हमें मिल रही है वो 6 है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 = 7 V 330 दे रखा है इन्होंने, बटा ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये हमारा आ जाएगा 330 + VS। ठीक है, अगर जरा ध्यान से इसको हम देख लें तो 6/7 बराबर आ जाएगा 330/330 + VS। अब अगर हम इसमें ही मिर्च मसाला लगा दें, थोड़ा सा अरिथमेटिक का अगर ज्ञान है तो उसका उपयोग यहाँ कर लेना चाहिए। आप ध्यान से देखिए ये क्या है, ये 6 + 1 है और ऊपर 6 है, मतलब इसी डाटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 6/6 + 1 और ये लिख सकते हैं 330/330 + VS। बहुत कंसेप्टफुल बात है कि यहाँ पर ये जो 6 है वो 330 से, नीचे भी 6 330 से, ये जो 1 होगा वही क्या होगा, VS होगा। अब मेरे बच्चे अगर 6 = 330 के हैं तो 1 = 55 का आएगा और 1 ही यहाँ पे VS है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 55। बिना क्रॉस प्रोडक्ट किए हुए, बिना किसी प्रकार का मल्टीपल करे हुए आप आसानी से VS को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये समझ में आए होंगे और साउंड से रिलेटेड जितने भी डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर लीजिए। अगली क्लास में हम डॉपलर इफेक्ट में जो है लाइट का डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं से विराम देंगे। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और एक ही सूत्र उसमें भी है, उसी सूत्र को आगे पीछे करके प्लस माइनस चेंज करके हम हर कंडीशंस को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर भी एक सिंगल फार्मूला था डॉपलर इफेक्ट का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।